हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में। आपकी शादी कब होगी इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। प्योर डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी में इसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा एडवांस रहेगी ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो एक तो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी, दूसरा आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो इस वीडियो में मैं यूज करूँगा, ठीक है। तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज कुछ ट्रबल आपको हो सकती है। तो चलिए ठीक है, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग ऑफ मैरिज कैसे निकालते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा जो शादी का भाव होता है, शादी का संबंध होता है, सबसे ज़्यादा 7th हाउस से होता है, ठीक है। उसके बाद मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज पे ही आता हूँ सीधा। शादी प्रेडिक्ट करने के लिए कि किस मंथ में होगी, एक्यूरेट मंथ तक हम निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो 7th हाउस शादी के एक्यूरेट मंथ के लिए 7th हाउस, 12th हाउस, ये दो हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि कुछ हद तक 9th हाउस और 3rd हाउस भी इम्पैक्ट डालते हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज में, लेकिन वो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी चीज़ें, ठीक है। उसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। हम केवल 7th हाउस और 12th हाउस से ही कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में मैं बता पाऊँ। तो जब भी किसी इंसान की शादी होती है तो उसका 7th हाउस और 12th हाउस और लगन, क्योंकि लगन वो खुद को रिप्रेजेंट, लगन से खुद को देखा जाता है। तो लगन, 7th हाउस और 12th हाउस, ये तीन चीज़ें आपकी 100% एक्टिवेट मिलेंगी। इनका एक्टिवेशन आपको मिलेगा तब आपकी शादी के हाई चांसेस बनेंगे। लगन खुद को दिखाता है, 7th हाउस शादी को दिखाता है। 12th हाउस क्यों लिया? क्योंकि जो 12th हाउस है वो हमारी शादी का प्रारब्ध होता है, एक चीज़। दूसरा जो 12th होता है, 12th हाउस होता है, हमारे बेडरूम को दिखाता है। हमारे एक तरीके से जो सेक्सुअल प्लेजर है, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसके कंप्लीट होने का जो हाउस है, जो बेडरूम का हाउस है, वो भी 12th हाउस होता है। और दूसरा ये 7th हाउस से 6th पड़ता है, जिस वजह से इसको शादी का प्रारब्ध माना जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कालपुरुष कुंडली में शुक्र 12th हाउस में यानी कि मीन राशि में एग्जोल्टेड होता है, उच्च का होता है। तो इस वजह से 12th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैरिज। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने जैसे एक शब्द यूज किया कि एक्टिवेट मिलता है, तो एक्टिवेट कैसे होती हैं चीज़ें? सबसे बेस्ट जो एक्टिवेटर होता है शादी में, या फिर किसी को भी प्लेनेट और हाउस को एक्टिवेट कौन करता है? जुपिटर और सैटर्न, ये सबसे बड़े एक्टिवेटर है। जुपिटर और शनि, ये जो दो प्लेनेट हैं, ये जिस हाउस से जाएंगे, ये जिस हाउस लॉर्ड के ऊपर से जाएंगे, और ये जिस भी प्लेनेट के ट्राइन से जाएंगे उसको ये एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। दूसरा, इनके अलावा राहु और केतु, राहु और केतु, ये दो प्लेनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन को हमारी लाइफ में लेकर आने में। और स्पेशली शादी के मामले में राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। जब भी किसी की भी शादी होगी ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, इन चार प्लेनेट में से जुपिटर, राहु, शनि और केतु, ये जो चार प्लेनेट हैं, इन चार प्लेनेट में से कोई एक प्लेनेट 7th हाउस से ट्रांजिट करता हुआ मिलेगा, 7th हाउस से गोचर करता हुआ मिलेगा, लगन से गोचर करता हुआ मिलेगा, और 12th हाउस से गोचर करता हुआ मिलेगा। एक चीज़, या तो इन हाउसेज से गोचर करेंगे ये लगन, 7th और 12th, या फिर लग्नेश यानी कि असेंडेंट लॉर्ड, उसके ऊपर से गोचर करेंगे। जो असेंडेंट लॉर्ड होता है हमारा लगन यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी, उसके ऊपर से, यानी वो एक्टिवेटेड मिलेगा। उसके बाद 7th लॉर्ड या फिर 7th लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, और या फिर जो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड के ऊपर से भी ये गोचर करते हुए कई बार आपको दिखेंगे। ये चीज़ समझना, जरूरी नहीं है कि लगन 7th हाउस और 12th हाउस के ऊपर से ही गुजरे, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके हाउस लॉर्ड जहाँ बैठे होंगे
उनके ऊपर से भी जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका असेंडेंट लॉर्ड बैठा 4th हाउस में, ठीक है, और 7th लॉर्ड मान लीजिए बैठ गया 9th हाउस में, और 12th लॉर्ड बैठ गया 11th हाउस में। ठीक है, और मान लीजिए जुपिटर यहाँ से गया, शनि यहाँ से गया और राहु यहाँ से चला गया, ये भी आपको शादी दे सकता है। ठीक है, ये भी आपको शादी दे सकता है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके अलावा आपको देखना है कि एक मेल के चार्ट में वीनस एक्टिवेटेड मिलना चाहिए उसी समय पर। एक्टिवेटेड मतलब या तो ट्राइन से या उसके ऊपर से। जैसे मान लीजिए राहु यहाँ से है, अगर राहु यहाँ से है तो केतु यहाँ से जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए उस इंसान का जो वीनस है वो लगन में बैठा है। ठीक है, तो केतु वीनस के ट्राइन से जा रहा है, शनि भी वीनस के ट्राइन से जा रहा है। तो एक मेल चार्ट में वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइन कनेक्शन भी आपको देखना है, ट्राइन कनेक्शन से भी प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो मेल चार्ट में एक तो लगन 7th हाउस 12th हाउस एक्टिवेटेड होना चाहिए, उसके अलावा वीनस एक्टिवेटेड होना चाहिए। उसके बाद एक फीमेल चार्ट में वीनस की जगह आपको मंगल लेना है, मार्स। ठीक है, जो मंगल होता है वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो एक फीमेल चार्ट में आपको वीनस की जगह मार्स मंगल ले लेना है, बस इतना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था ट्रांजिट। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांजिट तभी आपको फल देगा जब महादशा और अंतर्दशा, महादशा को भी चलिए 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं क्योंकि महादशा तो काफ़ी लंबी होती है। अंतर्दशा और कई बार प्रत्यंतर दशा भी, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा 7th हाउस 7th लॉर्ड, 12th हाउस 12th लॉर्ड, लगन या लग्नेश, या 3rd हाउस 3rd लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड, या फिर आपकी चंद्र कुंडली से भी ये सारी चीज़ें आपको एक्टिवेटेड देख मिलेंगी। दशा अंतर्दशा आपको चंद्र कुंडली से ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि जो दशा अंतर्दशा जो स्टार्ट होती है ना, वो चंद्रमा के नक्षत्र के राशि स्वामी से स्टार्ट होती हैं। इस वजह से दशा अंतर्दशा ये चंद्र कुंडली पर ज़्यादा इफेक्ट कई बार डालती है। ठीक है, तो चंद्र कुंडली भी साथ में आपको लेनी है। चंद्र कुंडली से दशा अंतर्दशा में 7th हाउस 7th लॉर्ड, 12th हाउस 12th लॉर्ड और इस तरीके की चीज़ें अगर एक्टिवेटेड है तो आपको 100% उस दौरान शादी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और चीज़, एक्यूरेट मंथ जब आपको प्रेडिक्ट करना होगा तो उसमें मंगल और शुक्र का ट्रांजिट, क्योंकि मंगल एक राशि में 45 दिन तक रहता है, वीनस एक राशि में 30 दिन तक रहता है। तो मंगल और वीनस आपको नोट करना है कि कहाँ पर जा रहे हैं। जब भी किसी इंसान की शादी होगी उसके या तो जो 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड मान लीजिए 9th हाउस में गया, तो जो वीनस का ट्रांजिट होगा, जो वीनस का ट्रांजिट होगा वो 7th लॉर्ड के ट्राइन से होगा। वीनस और 7th लॉर्ड का कनेक्शन देखने को मिलता है, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वीनस शादी का कारक है। ठीक है, तो वीनस 7th लॉर्ड के ट्राइन से कई बार आपको गुजरता हुआ मिलेगा, या तो लगन कुंडली का 7th लॉर्ड या चंद्र कुंडली का 7th लॉर्ड। ठीक है, दूसरा, मेल के चार्ट में वीनस का गोचर मंगल के त्रिकोण से और फीमेल का गोचर, फीमेल के चार्ट में मंगल का गोचर वीनस के त्रिकोण से मिलेगा। यानी वीनस का गोचर नेटल मंगल के ऊपर से और एक फीमेल का चार्ट में मंगल का गोचर नेटल वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करता हुआ मिलेगा, तब शादी होगी। ठीक है, इसके अलावा कई बार नवांश कुंडली भी यूज करनी पड़ती है। वैसे देखिए, टू बी ऑनेस्ट, डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी और ये जो शादी वाला टॉपिक है ये कम से कम 2 से 3 घंटे में कवर करने का है, जिस इंसान को केवल बेसिक आता है उसके लिए। ये थोड़ा सा एडवांस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर है? तो यहाँ से आप शादी का एज वगैरह निकाल सकते हो। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब आप ये कॉम्बिनेशंस देखने को बैठोगे ना, ये ज़रूर सुनना, जब आप ये कॉम्बिनेशंस देखने को बैठोगे आपको दिखेगा कि यार ये शादी का योग तो हर 3-4 साल में बन रहा है।
20 साल में भी बनता हुआ दिखाई देगा, 24 साल की उम्र में भी बनता हुआ दिखाई देगा, 27-28 की उम्र में भी बनता दिखाई देगा, 30-31 की उम्र में भी बनता दिखाई देगा। तो शादी होगी कब? क्योंकि ये जो एक्टिवेशन मैंने जो बोला ना, वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि मेरा तो हर 2-3-4 साल में एक्टिवेशन हो रहा है इसी तरीके से, मेरी तो शादी नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्या रोल है? यहाँ पर रोल है इंडिविजुअल लग्न कुंडली का। अगर किसी की इंडिविजुअल लग्न कुंडली में नो मैरिज का योग है, तो चाहे कोई भी दशा आ जाए, कोई भी अंतरदशा आ जाए, कोई भी ट्रांजिट आ जाए, उसकी शादी नहीं होगी। अगर इंडिविजुअल कुंडली में नो मैरिज का योग है तो। अगर कुंडली में लेट मैरिज का योग है, मान लीजिए किसी की कुंडली में योग है कि 32 साल की उम्र के बाद ही शादी होगी, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कोई भी ट्रांजिट आ जाए पहले 32 साल की उम्र से पहले, उसकी शादी होगी ही नहीं। ठीक है। तो अगर किसी की कुंडली में योग है कि 32 लेट मैरिज का योग है, 32 साल की उम्र के बाद का योग है, तो आपको 32 साल की उम्र के बाद का ट्रांजिट देखना है। जब वो 32 साल का हो जाए उसके बाद का ट्रांजिट देखना है। ठीक है। अगर अर्ली मैरिज का योग है, 25-30 साल की उम्र के आसपास का योग है, तो 25, 26, 27, 28 साल की उम्र के आसपास का ट्रांजिट देखिए। अगर एक्सट्रीम डिले का योग है तो 36 साल की उम्र के बाद का योग देखिए। तो कहने का मतलब है कि पहले इंडिविजुअल कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि उसकी कुंडली में क्या योग बनकर बैठे हैं। क्या उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं है? क्या उसकी कुंडली में नो मैरिज का योग तो नहीं है? तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है कि जुपिटर आपका 7th हाउस से जा रहा है। कई लोग बोलते हैं, मैंने देखा है, जुपिटर आपका 7th हाउस से जा रहा है, शादी होगी। ठीक है। शनि आपका वीनस के ऊपर से जा रहा है, शादी होगी। ज़रूरी नहीं है। पहले इंडिविजुअल कुंडली देखनी पड़ेगी, फिर सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट देखना पड़ेगा, फिर दशा अंतरदशा देखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तब जाकर कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है। एस्ट्रोलॉजी उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी आजकल के लोग समझ कर बैठे हैं। ठीक है। तो वैसे मैंने कोशिश की है आपको कुछ सरफेस लेवल पर बताने की। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जिनकी शादी हो चुकी है, उनके चार्ट उठाइए, उनका उस समय पर ट्रांजिट देखिए जिस समय पर शादी हुई है, वहाँ से आपको कुछ हिंट मिलेंगे। ठीक है। वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिलेगी, फिर आप अपनी शादी भी देख सकते हो। और अगर अभी भी कन्फ्यूजन में हो शादी के बारे में, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कंसल्टेशन के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, थोड़ा सा जल्दी मैंने सारी चीज़ें बताई है, बार बार देख लेना अगर समझ ना आए तो। ठीक है। अगर यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला होगा इस वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।